Now, I'll give you few very interesting informations about this electromagnetic radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए अभी अभी मैंने बताया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा हम इसकी एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं. इसी के बारे में मैं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम जानते हैं उन सबकी लिस्टिंग करता हूं. एक प्रॉपर ऑर्डर में करूंगा और वो ऑर्डर आपको दिखेगा. मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखता हूं रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स, अनदर is microwaves. Microwaves, this are electromagnetic radiation. Then we have got infrared rays. Then we have got visible rays. Then we have got ultraviolet rays. Then we have got X-rays, and then we have got gamma rays, and we have got cosmic rays. मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी है. मैं ऑर्डर अभी समझ में आ जाएगा क्या कौन सा ऑर्डर है. Radio waves, microwaves, infrared rays, visible rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays. Visible rays से कंपैरिजन में सारा दिखाऊंगा. Visible rays, as the term itself suggests, they are visible to us. This visible rays, they have got wavelength in the range of, they have got wavelength in the range of 3500 Armstrong to 7500 Armstrong. This visible rays have got wavelength in the range of 3500 Armstrong to 7500 Armstrong. This rays are visible to us. इसमें जो कलर्स होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. They let us see. They let us see. इनकी वजह से हम देख पाते हैं. They are visible. खास बात सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है जो विजिबल है. Only this electromagnetic rays are visible. These are only visible इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस. इसके अलावा और कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस विजिबल नहीं होती है. ना तो इसके ऊपर लिखी हुई यह रेस विजिबल होती है और ना ही यह रेस हमें विजिबल होती है. इनके ऊपर वाली लिखी हुई भी हमें कोई देखने में मदद नहीं करती है, नीचे वाली भी कोई. इंफ्रारेड भी हमें नहीं दिखती है, माइक्रोवेव्स भी हमें नहीं दिखती है, रेडियो वेव्स भी हमें नहीं दिखती है, अल्ट्रावायलेट रेस भी हमें नहीं दिखती है, एक्सरेज भी हमें नहीं दिखती है, गामा रेस भी हमें नहीं दिखती है और कॉस्मिक रेस भी हमें नहीं दिखती है. दिस इज द विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ. इन विजिबल रेस से हमें निश्चित किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है. इनफैक्ट दे आर बोर्न टू अस. इसी की वजह से तो हम देख पाते हैं, हमारी आंखों का इस्तेमाल हम इन्हीं रेस के द्वारा कर पाते हैं. Infrared rays have got wavelength greater than visible rays.
इंफ्रारेड रेस का जो वेवलेंथ होता है वह इन विजिबल रेस से अधिक होता है. इंफ्रारेड रेस हैव गॉट वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग to 10 to the power -4 or 10 to the power of microwaves 10 to the power -6 में है, in the range of 10 to the power -8 meters. This is their wavelength range, 7500 Armstrong to 10 to the power -8 मीटर्स की रेंज में होता है. While, अब इधर मैं यह भी लिखूंगा, this infrared rays, इनविजिबल तो हर एक में ही लिखूंगा, they are हार्मलेस रेस, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है. हमारे चारों तरफ ढेर सारी इंफ्रारेड रेस है, सन से इंफ्रारेड रेस भी आ रही है और हर एक जितने भी लाइट सोर्स है ये सब इंफ्रारेड रेस भी एमिट करते हैं, मगर इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है. दे आर हार्मलेस, इनविजिबल रेस emitted by almost all the light source, emitted by all light source. जितने भी लाइट सोर्स हैं इन्हें एमिट कर रहे हैं. they have, since they have got more wavelength, hence they will have less energy. visible rays से इनकी wavelength ज्यादा है, and energy is inversely proportional to wavelength. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो वेवलेंथ बढ़ जाने से इनकी एनर्जी कम हो जाती है. विजिबल रेस से इनकी एनर्जी कम है, इसीलिए हार्मलेस, इनविजिबल, विजिबल नहीं है, हार्मलेस रेस है. और जितने भी लाइट सोर्स है, ये जो ऊपर हेलोजन चल रहा है और साथ में जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, या जो मोमबत्ती होती है, या जो कोई भी CFL होता है, ट्यूबलाइट होती है, ये विजिबल रेस के साथ में इंफ्रारेड रेस भी एमिट करते हैं. इंफ्रारेड रेस भी चारों तरफ फैलती है, ऑल्दो वो हमें देखने में तो कोई मदद नहीं करते, मगर उनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है. एंड दिस microwaves have got wavelength in the range of micrometers. They have got wavelength in the range of micrometers, 10 to the power -8 meters से 10 to the power -5 meters के रेंज में इनका वेवलेंथ होता है. This microwaves are used in microwave communication, in mobile communication, in microwave oven. They are used in मोबाइल कम्युनिकेशन. मोबाइल कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है. माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में इनका इस्तेमाल होता है. और FM कम्युनिकेशन में, FM रेडियो कम्युनिकेशन में, या टेलीविजन कम्युनिकेशन में, FM और टेलीविजन और टेलीकम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है. और हमारे चारों तरफ ढेर सारी माइक्रोवेव्स होती हैं. हमारे चारों तरफ ढेर सारी माइक्रोवेव्स होती हैं. भाई हम फोन पर जब बात कर रहे हैं तो माइक्रोवेव से रिसीव कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ है वो माइक्रोवेव्स ढेर सारी, हम घिरे हुए हैं इन माइक्रोवेव से. दे आर हार्मलेस, क्योंकि इनकी वेवलेंथ और फर्दर बढ़ गई. वेवलेंथ और ज्यादा हो जाने से इनकी एनर्जी और कम हो गई. एनर्जी और कम हो जाने से इनसे होने वाले नुकसान और कम हो गए. दे आर हार्मलेस.
फिजिकली हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मगर रीसेंट स्टडी कहती है, जो यूरोप में रिसर्च हुई है उनसे यह बात सामने आई है कि माइक्रोवेव यदि बहुत डेंस हो जाती है, बहुत डेंस माइक्रोवेव से फिजिकली अपेरेंटली तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, मगर फिर भी हमारे दिमाग पर उसका असर होता है। यदि हमारा दिमाग, हमारा सर इस पर बहुत ज्यादा डेंस माइक्रोवेव्स एक्सपोज होती हैं तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। द पर्सन गेट्स whimsical, he gets irritated very soon, he gets angry very soon। वो पर्सन चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, पागलपना उसमें छाने लगता है, थोड़ा सनकी सा हो जाता है। तो सनकी होने वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है यदि हम माइक्रोवेव्स के साथ में बहुत ज्यादा एक्सपोज हो। ऐसा यूरोप में रिसर्च के आधार पर कहा गया है, और वो लोग इसीलिए कह रहे हैं कि डू नॉट यूज दिस मोबाइल फोन वेरी मच। ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले कुछ ज्यादा ही सनकी होते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं, और वो लोग मोबाइल्स को अवॉइड करते हैं। एनीवे, ऑल दिस अंडर रिसर्च। हम इसके बारे में कोई बिल्कुल सॉलिड चीज तो नहीं बोल सकते हैं कि वाकई में माइक्रोवेव ऐसी कोई चीज हो रही है, बट द रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन यूरोप सेज दिस। एनीवे, not concerned. Radio waves. Radio waves have got wavelength in the range of millimeters, 10 to the power -4 meters से 100 meters तक, 100 और 1000 meters तक हो सकती है। They are radio waves. वेवलेंथ और बढ़ गई, वेवलेंथ और बढ़ गई मतलब इनकी एनर्जी और कम हो गई। ये रेडियो वेव्स कहां होती है? इन रेडियो कम्युनिकेशन। जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वहां पर इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल होता है। हमारे चारों तरफ ढेर सारी रेडियो वेव्स, दे आर जनरली रेडिएटेड ड्यूरिंग सुनामी, earthquakes, during any seismic event। seismic event मतलब geographical oscillations। अर्थ में जब कंपन होती है, जमीन में जब कंपन होने लगती है, दैट इज कॉल्ड seismic events। ऐसे इवेंट के दौरान रेडियो वेव्स एमिट होती है, रेडिएट होती है, चारों तरफ फैलती है। ड्यूरिंग, मैं कहूंगा सुनामी, during earthquake, or seismic phenomena। जब earthquake होता है, अर्थ कांपती है, और उस कांपने के दौरान अर्थ में रेडियो वेव्स ट्रेवल करने लगती है। वो जो वेवलेंथ होती है 100 मीटर्स के रेंज में होती है। सुनामी में जो वाटर ऊपर नीचे होता है और फिर जो बुरी तरह से तबाही मचाता है, वहां पर जो वेवलेंथ होती है वह 10, 100, 1000 मीटर्स के रेंज में वेवलेंथ होती है सुनामी में, और उस दौरान रेडियो वेव्स चारों तरफ फैलती है। वी यूज्ड टू से इनसे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। वेवलेंथ ज्यादा हो गया मतलब इसकी एनर्जी और कम हो गई। जरा देखिए मैंने किस तरीके से जमाया है। विजिबल रेस से ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड रेस का, इंफ्रारेड रेस से ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव्स का, माइक्रोवेव से ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का। इसका मतलब विजिबल रेस से कम एनर्जी इंफ्रारेड की, उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव्स की, उससे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की। इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर नीचे जा रहे हैं वेवलेंथ तो कम होती जाएगी और एनर्जी बढ़ती जाएगी। जो मैंने लिखने का ऑर्डर रखा है उस ऑर्डर में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती जाएगी और उनके साथ में एसोसिएटेड एनर्जी, उनके साथ में एसोसिएटेड फोटॉन्स की एनर्जी वह बढ़ती चली जाएगी। वी यूज्ड टू से दिस अल्ट्रावायलेट रेस,
they have got wavelength in the range of 7,000 wavelength in the range of less than 3,500 Armstrong and greater than 100. They have got wavelength less than 3,500 Armstrong and greater than 10 Armstrong or 100 Armstrong. इनफैक्ट 10 आर्मस्ट्रॉन्ग तक भी कहते हैं हम, 100 नहीं लिखना चाहिए, 10 ही लिखता हूं मैं तो. The wavelength decreases. They have got less energy than visible rays. इनकी विजिबल रेस से कम एनर्जी हो गई, कम वेवलेंथ हो गई, एनर्जी बढ़ गई. They have got less wavelength as compared to visible rays, means more energy. They are more energetic. यदि इनके पास ज्यादा एनर्जी है, इट मीन्स दे आर हार्मफुल रेस. इधर ब्रैकेट में लिखता हूं, दे आर हार्मफुल. दे आर हार्मफुल रेस. यह रेस आंखों पर बहुत ज्यादा समय के लिए पड़ जाए, हम अंधे हो जाएंगे. विल गेट ब्लाइंड व्हेन एक्सपोज टू दिस रेस. यह रेस यदि दिमाग पर ज्यादा पड़े तो दिमाग पर असर होता है, स्किन पर ज्यादा पड़े तो स्किन कैंसर होता है. यह रेस खतरनाक है. इन रेस से बचने की आवश्यकता है. यह रेस कहां पर होती है? यदि हम हमारे आसपास की बात करें तो जब आप वेल्डिंग करते हैं, कभी किसी को वेल्डिंग करते देखा है? वेल्डिंग जब हम करते तो जो चिंगारी होती है, वहां विजिबल रेस के साथ अल्ट्रावायलेट रेस भी निकलती है, और उन अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन के लिए वो आगे एक बड़ा सा कांच पहनता है और कांच पहनकर वेल्डिंग करता है. यदि वो कांच पहनकर कांच के द्वारा देखकर वेल्डिंग नहीं करेगा ना, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस, वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस है, वो उसकी आंखों में जाएगी और उसको अंधा बना देंगी. इन फैक्ट लेट मी टेल यू, जितनी भी ये ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट CFL, इन ट्यूबलाइट और CFL के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेस होती है, मगर उन अल्ट्रावायलेट रेस को बाहर नहीं आने दिया जाता है. कैसे? जनरली ये ट्यूबलाइट के अंदर, यदि आप कभी ट्यूबलाइट को तोड़ दोगे तो उसके कांच को आप अलग करो और कांच को देखो, उस पर जब उंगली फिराओगे तो आपको एक व्हाइट पाउडर पूरे कांच के ऊपर पेस्टेड मिलेगा, और उसकी वजह से ट्यूबलाइट व्हाइट दिख भी रही है. वो जो व्हाइट पाउडर होता है सीरियम ऑक्साइड होता है, सीरियम ऑक्साइड. दैट पाउडर इज सीरियम ऑक्साइड. दैट पाउडर यूज्ड टू एब्जॉर्ब ऑल द अल्ट्रावायलेट रेस. वो ट्यूबलाइट से बाहर नहीं आने देता उन अल्ट्रावायलेट रेस को. उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेस है, मगर वो उस पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर नहीं आ पा रही है. सन से अल्ट्रावायलेट रेस आती है, मगर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस अपर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है. ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो हमारे तक इन अल्ट्रावायलेट रेस को आने ही नहीं देती है. वी यूज्ड टू से यह अल्ट्रावायलेट रेस, देयर सोर्स इज, द मेन सोर्स इज सन. सन से आती हैं एंड एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर. अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वह अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक पहुंचने नहीं देती है. देयर सोर्स इज सन के अलावा स्टार्स, सन एंड स्टार्स, एंड बिसाइड इट हाइड्रोजन लैंप. हाइड्रोजन लैंप क्या होता है हम बताएंगे. And most of the lamp and other lamp as well, उसमें होता है, मगर अल्ट्रावायलेट रेस उसके अंदर है, मगर बाहर नहीं आने दिया जाता है उनको.
उनको अंदर ही लैंप के अंदर ही एब्जॉर्व करवा लिया जाता है। जैसे सीएफएल में भी व्हाइट पाउडर है, वो अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनको वहीं का वहीं एब्जॉर्व कर रहा। अब द नेक्स्ट इज एक्स रेस। इसके बाद जो मैंने लिखा एक्स रेस, दिस एक्स रेस हैव गॉट वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। इनकी वेवलेंथ और कम होती है। वेवलेंथ और कम होना मतलब एनर्जी और अधिक होती है। एनर्जी और अधिक है मतलब और भी ज्यादा हार्मफुल है, मोर हार्मफुल। और भी ज्यादा इनसे नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है। बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके ये हमारे WBC को मार डालती है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द सोल्जर सेल इन अवर बॉडी। ये हर बीमारी के कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ते हैं। बॉडी के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस चले जाए तो उनसे लड़ते हैं और उन्हीं व्हाइट ब्लड सेल को मार डालती है एक्सरेस। यदि हमारी बॉडी के अंदर एक्सरेस कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो जाए तो हम बार बार बीमार होने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर WBC कम पड़ जाएंगे। WBC कम पड़ जाने से हमारी जो इम्यून पावर है, हमारी जो जर्म बैक्टीरिया से फाइटिंग जो स्किल्स है वो कम हो जाएगी। जनरली दे आर प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में बनती है। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं, हमारी हड्डी में चोट वोट लग जाए तो हम एक्सरे जब कराते हैं तो एक्सरे ट्यूब में यह प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा सन से यह रेस आती है। मैं इधर लिखूंगा दे किल WBC, दे किल WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। वंस अगेन एक्स रेज भी अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्स रेज भी वहीं पर खत्म हो जाती है। सन से आने वाली एक्स रेज, हमारा अर्थ जो है इट्स अ पैराडाइज। इनफैक्ट इधर जीवन इसीलिए संभव हुआ है कि सन से आने वाली बाकी सारी रेज सब अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। Now, the next is gamma rays. Definitely, their wavelength is further lesser. 10 to the power minus 12 meters से कम 10 to the power minus 15 से 10 to the power minus 12 के रेंज में होता है। वेवलेंथ और कम हो गया। वेवलेंथ और कम हो गया मतलब एनर्जी और बढ़ गया। एनर्जी और बढ़ गया मतलब मोर एंड मोर हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, आई विल से वेरी हार्मफुल। दे वुड कॉज डेथ, दे वुड कॉज डेथ, they would cause immediate death. कहां होती है? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स में। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उन एक्सप्लोजन के दौरान गामा रेस निकलती हैं। जरा सोचिए, दे कॉज सडन डेथ। यदि हमसे गामा रेस आकर टकरा जाए इमीडिएटली, यदि कम एनर्जी वाली गामा रेस टकराएंगी तो थोड़ा समय मिल जाएगा। ज्यादा एनर्जी वाली गामा रेस टकराई तो इमीडिएटली सडन डेथ ऑन स्पॉट, वहीं का वहीं। हम कहते हैं गामा रेस यदि हमारी बॉडी से एक्सपोज होती हैं, दे कॉज ब्लड कैंसर, दे कॉज लुकीमिया।
ये हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, बोन्स के अंदर तक जाके बोन मैरो को खत्म कर देती है, बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देती है। और गामा रेस यदि बॉडी पर एक्सपोज हो जाए तो व्यक्ति का मरना निश्चित है, उसको ब्लड कैंसर होएगा। वो ज्यादा एनर्जेटिक वाली हुई तो सडन डेथ। कहां? एक तो सन से आती है, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब जब एक्सप्लोजन होता है तो उससे गामा रेडिएशंस निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर गामा रेडिएशंस होती हैं, बेहद खतरनाक रेडिएशंस। यह गामा रेडिएशन इनफैक्ट अपर एटमॉस्फेयर में जो फ्री न्यूट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वंस अगेन अपर एटमॉस्फेयर में मिलने वाली गैसेस इन गामा रेडिएशंस को अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देती हैं और हमें इन गामा रेडिएशन से भी बचा कर रखती है, हमें नुकसान नहीं होने देती। कॉस्मिक रेस फर्दर लेस वेवलेंथ, दे हैव गॉट वेवलेंथ लेस देन 10 to the power -15 मीटर। समझे? इससे लेस में कुछ भी हो सकता है। अब इनके लिए मैं क्या बोलूं, जब इसके गामा रेस के लिए ही मैंने बोल दिया है वेरी हार्मफुल, जब मैंने इन्हीं के लिए बोल दिया है दे कॉज इमीडिएट डेथ, तो अब इसके लिए मैं क्या कहूंगा? डेथ वेथ भूल जाओ, इसके प्रेजेंस में कोई सी भी लाइफ रह ही नहीं सकती है। दे आर फाउंड इन द कोर ऑफ सन, सन के भी अंदर गहराइयों में। ये सन से बाहर भी नहीं आती है, सन से बाहर भी टेम्परेचर सन के सरफेस पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर भी कॉस्मिक रेस नहीं होती है। ये तो वहां होती है जहां टेम्परेचर 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में हो। दे आर फाउंड इन द कोर ऑफ सन वेयर टेम्परेचर इज 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड। सन के बिल्कुल गहराइयों में जहां टेम्परेचर 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में होता है, वहां होती है कॉस्मिक रेस। और इससे होने वाले नुकसान की अब बात मत करो, दुआ करो कि कभी भी आप ऐसी रेडिएशन के सामने नहीं आओ और कभी भी ऐसी रेडिएशन से आपका कभी इंटरैक्शन सामना नहीं हो जाएगा तो आप माइक्रो क्या मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड भी जीवित नहीं रहोगे यदि कॉस्मिक रेस से हम इंटरैक्ट कर गए। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हाईली एनर्जेटिक, हैवी एनर्जी, very less wavelength lesser than 10⁻⁻15 meters. All these are the electromagnetic radiations. इन electromagnetic radiations को मैंने एक particular order में जमाया है and observe that order. The order is as we go down, it's decreasing wavelength. As we go down, it's decreasing wavelength, or as we go down it's increasing energy, or as we go down it's increasing hazardous मतलब increasing their harmful effect. इस ऑर्डर में मैंने इस समय इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जमाया है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के सारे नाम जानना, और मैं यह नहीं कहता कि आप इन सब चीजों को रटो, पर एक बार बड़े ध्यान से देखो। बड़े ध्यान से देखने के बाद में आप ये भी बात जरूर समझो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कहां किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कुछ बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कुछ बात मैंने और एडअप कराई है। वंस अगेन, we are preparing ourselves to study Bohr model of atom. हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। और उसे सीखने समझने के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट्स जो जानना है, समझना है, वो जरूरी है। और वही हम बता रहे हैं। हम
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए दैट साइंटिस्ट प्लैंक्स वाज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज। नाउ फर्दर मैं एक और डेवलपमेंट बताऊंगा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो जरूरी है जानना बोर मॉडल ऑफ एटम समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन प्लीज। Now, another development which leads to Bohr model of atom, the interesting development was Einstein theory of relativity. This is a very interesting development. Although अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है या तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इनफैक्ट ये तो पूरे मॉडर्न फिजिक्स, जो आज के समय फिजिक्स पढ़ी जाती है, उसका आधार है। अभी हम बिल्कुल छोटी सी बात जो इधर हमारे काम की है वह हम जान लेते हैं। आइंस्टाइन हैड सजेस्टेड एन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा था मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी would take place according to this equation, E is equal to mc square. This is Einstein mass energy relationship. Mass energy relationship यह आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में सजेस्ट करा था। He said that mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. They are interconvertible. And when this interconversion takes place, that interconversion can always be related by this equation or by this equation. Delta E is equal to delta M into C square. It means when delta M mass gets converted into energy, then delta E amount of energy would be produced, and the amount of energy produced would be given by delta M C square. Here C is velocity of light. C is velocity of light, or the C is 3 into 10 to the power 8 meters per second. किसी भी बॉडी का मास यदि m है तो उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी दैट इज E, एंड दिस एनर्जी E वुड बी गिवन बाय mc स्क्वायर। माय मास इज 80 किलोग्राम्स, वैसे 80 नहीं है, हल्का हूं मैं, कोई बात नहीं, पर माय मास इज 80 किलोग्राम्स। इन दैट केस आई वुड possess एनर्जी इक्वल टू 80 kilograms into 3 into 10 to the power 8 meters per second. That is the energy possessed by me. M is mass of body, M is mass of body, and E is energy possessed by the body or by the mass, by the body or mass. If delta M is mass destroyed, if delta M is mass destroyed, then this delta E is energy created. This is Einstein theory of relativity. Einstein said that electromagnetic waves or electromagnetic radiations
carries photon and all those photon have got some mass, and energy of photon can also be described by this equation. If m is mass of photon, then E is energy of photon, and this energy of photon can be written by this Einstein equation, Einstein theory of relativity. In this manner, Einstein also suggested the energy of electromagnetic radiation. Electromagnetic रेस. इस तरह से आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी इस तरह से कंसेप्चुलाइज करी. उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में फोटॉन्स फाइनाइट मास के होते हैं. फोटॉन्स हैव गॉट फाइनाइट मास, एंड व्हेन दिस फोटॉन्स स्ट्राइक द सरफेस, this mass get destroyed, and this mass get destroyed and gets converted into energy, and that is energy possessed by photon, and that energy released when the photon get destroyed or whenever photon get absorbed in any body or get absorbed by any surface, that energy created or energy transmitted would be mc square. This is Einstein concept एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन फैक्ट हम इधर बता दें, आइंस्टाइन ने यह कंसेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ही नहीं लिखा था. इट्स फॉर ऑल द बॉडी. दिस कंसेप्ट होल्ड, दिस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इक्वेशन होल्ड फॉर ऑल द बॉडीज और पार्टिकल्स और एनी सिस्टम. ये हर एक के लिए होल्ड करता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ जैसे हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए लिखते समय हमने स्पेसिफिकली कहा था कि यह जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ही है. मेरे इस बात को बड़े ध्यान से सुने और नोट कर ले दिमाग में भी और कॉपी में भी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ही होल्ड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ही अप्लाई की जाती है. विजिबल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, उनके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगती है E = h nu. While this Einstein theory of relativity, दिस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये तो हर एक के लिए लगाई जा सकती है. फॉर एनी बॉडी, ये मेरे लिए लगाई जा सकती है, आपके लिए लगाई जा सकती है, स्टॉक के लिए लगाई जा सकती है, आयरन बॉल के लिए लगाई जा सकती है, सन के लिए लगाई जा सकती है, मून के लिए लगाई जा सकती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए भी लगाई जा सकती है. दिस इक्वेशन होल्ड फॉर ऑल द बॉडीज, फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एंड इट सेज दैट E = mc square. एनी बॉडी विच हैव गॉट मास possess energy, and that energy is mc square. Photon also have got some finite mass, and photon have got some finite energy, and mass and energy of photon can always be related by this equation as well. This is another development which would help us to understand Bohr model of atom. हम Bohr model of atom पढ़ने और सीखने की तैयारी कर रहे हैं. इसे अब लिख लीजिए, मैं एक डेवलपमेंट और बताऊंगा.